आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 6 जुलाई गुरुवार का दिन। मैं खुशबू कुमार लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन। महाराष्ट्र में मचे सियासी महाभारत के बीच कांग्रेस आज दिल्ली में राजस्थान मसले का हल निकालने की तैयारी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अहम मीटिंग होने वाली है। तो क्या आज गहलोत पायलट विवाद पर पूर्ण विराम लगने वाला है? किन शर्तों पर बात बनने की गुंजाइश है, जानेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पार्टी नेता का पेशाब कांड सामने आते ही बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव हुई, पीड़ित युवक आदिवासी था, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए तमाम लीगल और पॉलिटिकल जतन कर लिए। तो एमपी में आदिवासी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और पिछले चुनावों में इनके वोटिंग का पैटर्न कैसा रहा है, सुनेंगे। और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजित अगरकर को बीसीसीआई ने परसों ही चीफ सिलेक्टर का जॉब दिया था। कल रात उनके लीडरशिप में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए इंडिया की T20 टीम चुन ली गई है। तो कुछ नए नाम है वहां और कुछ नॉट सो न्यू नेम भी हैं, तो इस पर भी बात होगी आखिर में। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। अगली आवाज है सूरज कुमार की। शुक्रिया खुशबू। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामे के बीच बोले शिंदे, कहा इस्तीफे की खबर अफवाह। संजय राउत बोले आने वाले दिनों में बदल सकता है महाराष्ट्र का सीएम। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जांचे 57 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, 41 लाख नंबर्स में फर्जी डॉक्यूमेंट्स। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भरा पानी मरीजों के बेड के नीचे तक पहुंच गया। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में ड्रग सिंडिकेट एक्टिव, एनआईए की रिपोर्ट में खुलासा। सिद्धि में पेशाब कांड के बाद पीड़ित के घर पर कांग्रेस का धरना, आरोपी का पूरा घर गिराने की मांग। मेटा का ऐप थ्रेड आज होगा लॉन्च, इसे कहा जा रहा ट्विटर किलर। गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वालों को हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने विमानों की निगरानी और मेंटेनेंस की दी अनुमति। पवार फैमिली में चल रहे पावर टसल ने महाराष्ट्र की राजनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया। एनसीपी पर अधिकार के लिए शरद पवार और अजित पवार तमाम तरह के तिकड़म भिड़ा रहे हैं। इस बीच कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के साथ बैठक की। मीटिंग खत्म होने के बाद शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने मीडिया में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे पर चल रही खबरों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि सरकार में अजित पवार और एनसीपी के शामिल होने से शिंदे गुट में कोई असुरक्षा का भाव या नाराजगी नहीं है। महाराष्ट्र में ये सियासी उठापटक तो अभी लंबा चलेगा। इस बीच कांग्रेस राजस्थान की गुत्थी सुलझाने की जद्दोजहद में लगी है। आज इसी सिलसिले में राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होने वाली है। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जो पार्टी में मचे आंतरिक घमासान को खत्म करने पर मंथन करेंगे। 11 बजे के आसपास शुरू हो रही बैठक में भाग लेने कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बार फिर एक ही छत के नीचे साथ दिखेंगे? पूछा मैंने दिल्ली में आज तक रेडियो कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल गौतम से। देखिए, 28 मई को इससे पहले बैठक हुई थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, और उस बैठक के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों शामिल हुए थे। वो बैठक भी बहुत मुश्किलों के बाद हुई थी, क्योंकि वो भी बैठक पोस्टपोन्ड हुई थी। अभी जो बैठक होने वाली है ये भी एक बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। ये 3 तारीख को होनी थी, लेकिन फिर पोस्टपोन्ड की गई। लेकिन जो आपने सवाल किया कि दोनों हमको साथ में दिखेंगे, तो उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है, उनके पैर में चोट लगी हुई है, तो बताया जा रहा है वो वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा तकरीबन 2 दर्जन जो बड़े नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के, वो एआईसीसी मुख्यालय पर जुटेंगे। इसमें तमाम नेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो वहाँ के पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो मौजूद होंगे। सीपी जोशी जो कि स्पीकर हैं राजस्थान असेंबली के, वो मौजूद होंगे। इसके अलावा हरीश चौधरी जो कि प्रभारी भी हैं पंजाब के। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता, रामेश्वर डूडी हैं, खिलाड़ी लाल भैरवा हैं, वेद प्रकाश सोलंकी हैं, ये तमाम नेता वहां पर मौजूद होंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले तेलंगाना की बैठक ली तमाम नेताओं के साथ में, उससे पहले मध्य प्रदेश की बैठक ली, मिजोरम की बैठक हुई, तो लगातार राहुल गांधी मिल रहे हैं ऐसे राज्यों के लोगों से जहां पर चुनाव होने हैं। और अब राजस्थान की बारी है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो आप जानते हैं, वो है गुटबाजी। 2 खेमे हैं वहां पर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के।
और उनके बीच में सुलह करना ही सबसे बड़ी सरदर्दी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों जो नेता हैं वो एक दूसरे को फूटियां आंख नहीं छुआते हैं। तो उन दोनों को साथ में लेकर लड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस आलाकमान के सामने। राहुल, दोनों नेताओं के बीच सुलह और सहमति के लिए कौन से फॉर्मूले ऑफर किए जा सकते हैं? पार्टी सूत्रों से छनकर कोई जानकारी आपके हाथ लगी है क्या? कई फॉर्मूले हैं जिन पर डिस्कशन किया जा रहा है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो सचिन पायलट हैं उनको पीसीसी बना दिया जाए, यानी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए राजस्थान का, ताकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहें और ये अध्यक्ष बनकर पार्टी को मजबूत करें। इस प्रस्ताव को लेकर बताया जा रहा है जो अशोक गहलोत हैं उनके खेमे से बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है, वो नहीं चाहते कि पीसीसी बने सचिन पायलट। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि सचिन पायलट को कैंपेन कमेटी का हेड बना दिया जाए। अब इस कैंपेन कमेटी को लेकर जो सचिन पायलट का खेमा है वो सहज नहीं है। उनका ये मानना है जब ऑलरेडी एक सीएम मौजूद है, ऐसे में कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनने का कोई औचित्य नहीं है। अगर पार्टी विपक्ष में होती तो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनने में या चेयरपर्सन बनने में फिर भी एक तुक था, लेकिन अभी क्योंकि ऑलरेडी सीएम मौजूद है, ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा एक फॉर्मूला जिसको लेकर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है वो ये है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, सचिन पायलट को दिल्ली बुला लिया जाए एज ए जनरल सेक्रेटरी, उनको महासचिव बना दिया जाए या फिर उनको सीडब्ल्यूसी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। अब इसके लिए जो मेरी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, सचिन पायलट इसके लिए तैयार हो सकते हैं, बशर्ते उनको टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब आगामी विधानसभा चुनावों में, उनका ये कहना है कि सचिन पायलट को बराबरी का हक मिले। जितनी टिकट अशोक गहलोत बांटे उतनी ही टिकट सचिन पायलट बांटे, ताकि उनके लोग भी जीत के आए। और कल को जब ये बात उठती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या सीएलपी का नेता कौन बनेगा, तो उसमें सचिन पायलट के लोगों की भी हामी हो, उनकी भी लोगों की आवाज हो। तो ये तमाम जो फॉर्मूले हैं इनको लेकर चर्चा है। मुझे लगता है कि आज भी उसी तर्ज पर जिस तरह के छत्तीसगढ़ के अंदर एक फॉर्मूला वर्कआउट किया गया, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि एक रिलीज आ सकती है जिसमें सचिन पायलट का क्या रोल होगा उसको लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। कम से कम सचिन पायलट का जो खेमा है उसको तो पूरी तरीके से आशा है कि आज छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही राजस्थान का फैसला हो जाएगा कि कोई ना कोई जो बयान है या कोई ना कोई जो स्टेटमेंट है वो इश्यू होगा और सचिन पायलट को लेकर जो संशय बना हुआ है कि आखिर वो पार्टी में किस पद पर क्या भूमिका निभाएंगे, उसको लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। जी, और आपको याद होगा राहुल, सचिन पायलट ने कुछ महीने पहले 3 मांगे रखी थी गहलोत सरकार के सामने, अल्टीमेटम भी दिया था। राजस्थान में पेपर लीक के गुनहगारों पर ठोस एक्शन, आरपीएससी को भंग करने और वसुंधरा राजे रिजीम के घोटालों की जांच जैसे मुद्दे थे। तो इन दोनों नेताओं के बीच बात बन गई, तो इन मुद्दों का क्या होगा? इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे पायलट? देखिए, प्रमुख तौर पर 3 मांगे रखी थी सचिन पायलट ने। सबसे पहले ये मांग थी कि जो नकल माफिया है, जो लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, उन्होंने ये मांग की थी कि जो भी लोग जो पेपर लीक कराते हैं, जो नकल माफिया हैं, उनके लिए सख्त से सख्त सजा हो। अब इसको लेकर अशोक गहलोत की सरकार ने फैसला कर लिया है। अब राजस्थान के अंदर अगर कोई नकल माफिया है या कोई लोग पेपर लीक कराते हैं तो उसके लिए उम्र कैद का प्रावधान है। तो आप ये कह सकते हैं जो पहली मांग है वो मान ली गई है। दूसरी मांग जो आरसीपीसीए की है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि और उसको हम रिवाइज करेंगे पूरे आरपीसीए बोर्ड को, उसमें देखेंगे कि क्या चीजें सही हैं या क्या चीजें गलत हैं। लेकिन जो तीसरी मांग है कमेटी बनाना, उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर सचिन पायलट को ये एश्योरेंस दिया जाता है कि आपकी जो तीसरी मांग है, यानी जो कमेटी बनानी है वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उनको लेकर, तो अगर अशोक गहलोत उसमें पहल करते हैं, कुछ कमेटी बनती है या कुछ उस पर कुछ कार्रवाई होती है, और साथ ही साथ अगर सचिन पायलट को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी उनको अगर बराबरी का शेयर मिलता है, बराबरी का हिस्सा मिलता है, तो उनको दिल्ली जाने से भी परहेज नहीं है। ये जो 3 मांगे थी, इन मांगों को लेकर वो जनता के बीच में गए थे। अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी और सचिन पायलट एकोमोडेट हो जाएंगे पार्टी के अंदर, तो उनके लिए एक पब्लिक एम्बैरेसमेंट होगा। तो अपने वोटरों को समझाने के लिए वो ये चाहते हैं कि इन तीनों मांगों पर त्वरित कार्रवाई हो। तो पायलट गुट के नेताओं को उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान आज कुछ ठोस फैसले ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम। और राजस्थान के बाद अब रुख करते हैं इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की तरफ। एक बात जो दोनों प्रदेशों में कॉमन है वो ये कि दोनों ही जगह निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए यहाँ राजनीतिक चहल पहल भी खूब रहने वाली है। फिलहाल सीधी जिले की एक घटना ने मध्य प्रदेश की सियासत को झकझोर रखा है।
बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के पेशाब कांड ने पार्टी को सकते में डाल दिया है। घटना का वीडियो वायरल होने पर पहले पार्टी ने आरोपी से अपना पल्ला झाड़ा, लेकिन पर्याप्त सबूत बाहर आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। एनएसए लगाकर गिरफ्तारी हुई, फिर घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर भी चला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रौबीले बयान और ट्वीट सामने आए। कांग्रेस भी पूरी घटना को लेकर सरकार पर हमलावर रही। इस घटना के तूल पकड़ने पूरी सरकार और प्रशासनिक अमले की हरकत में आने की पीछे की वजह भी स्पष्ट है। एक तो पीड़ित युवक का आदिवासी होना और दूसरा आगामी चुनाव को देखते हुए इसका बड़ा मुद्दा बनना। लेकिन मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत में आदिवासी समाज का कितना बड़ा दखल है और किस पार्टी का वोटर बेस आदिवासी बहुल इलाकों में रहा है, पूछा मैंने भोपाल में आज तक रेडियो रिपोर्टर हेमेंद्र शर्मा से। जी, मध्य प्रदेश में आदिवासी फैक्टर जो है बहुत बड़ा अहम फैक्टर है और कुल आबादी का 22% आबादी जो है आदिवासियों का है, लगभग 1/4 आबादी आदिवासियों का है। और टोटल सीट्स में अगर आप इसको देखें तो 230 में से लगभग 47 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, हार और जीत में फैसला होता है। और यही वजह है कि आपने पिछले अगर 2-3 चुनाव देखें तो समझ में आता है कि आदिवासी जिस तरफ जाता है उसकी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है। 2013 में अगर आप देखें तो इन 47 सीटों में 30-31 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी और उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। 2018 में ठीक इसका उल्टा हुआ और कांग्रेस पार्टी इन 47 सीटों में से 30 सीटें जीत कर आई, बाकी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिली, एक आध किसी अन्य को भी शायद गई थी। तो ओवरऑल जो आदिवासियों का वोट मध्य प्रदेश में पाता है, ऐसा माना जाता है कि उस पार्टी जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब होती है। एक और उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो जब दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में थी, 10 साल तक उनकी सरकार चल रही थी, वो एक दलित एजेंडा लेकर आए थे अपने सेकेंड टर्म के आखिरी में। बड़े आश्वस्त थे कि वो चुनाव जीतेंगे और जब चुनावों का नतीजे सामने आए तो पहला नतीजा जो है झाबुआ से आया था, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है। पहला नतीजा दिग्विजय सिंह को हार के तौर पर आया था। आदिवासी बेल्ट में दिग्विजय सिंह ने जब खुद को हारते हुए देखा था तो तुरंत उन्होंने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली थी। बोलने का मतलब यह है कि आदिवासी अगर आपके खिलाफ है तो आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनना संभव नहीं है। 47 सीटें डायरेक्ट इम्पैक्ट है और SC ST मिलाकर के 110 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां उनका इम्पैक्ट होता है। तो ये दो ऐसे बड़े सेक्शंस हैं जिनको दोनों ही पार्टियां साधने की कोशिश करती हैं और जो सीधी में घटना हुई है उससे और जो जिस तरह का रिएक्शन दोनों ही पार्टीज का उसके बाद हुआ है, उससे साफ है कि आदिवासी के वोट बैंक को लाइटली नहीं लिया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। हेमेंद्र जी, आपने कहा कि 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था और MP में सरकार बनाने के लिए हर पार्टी को इनकी ज़रूरत है। तो ये बताइए कि बीजेपी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इन आदिवासी वोटरों को कैसे लामबंद कर रही है, कैसे रिझा रही है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और RSS ने पिछले कुछ समय से मैं अगर कहूँ तो बहुत काम किया है, आदिवासियों के बीच कोशिश की है पेनिट्रेशन करने की और एक सस्टेन कैंपेन चला। जैसे बीजेपी का ये दावा रहता है कि उन्होंने देश को आदिवासी राष्ट्रपति दिए हैं। तो अभी प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते ही शहडोल आए थे तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं जो कि आदिवासी, उन्होंने पार्टी के विकास के लिए, पार्टी आगे बढ़े इसके लिए साथ में मिलकर काम किया और अब प्रदेश में आदिवासियों के हितों को साधने की बात कही है। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि इंडिया का, भारत का सबसे टॉप का रेलवे स्टेशन माना जाता था। उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना दिया गया जो कि एक आदिवासी गौंड रानी थी। तो आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लगातार प्रयास किए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरी तरफ आदिवासी जो है, खासकर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर्स रहे हैं। बीच में एक आध बार वो छिटके हैं तो कांग्रेस सरकार गई भी है। अगर आप यूनाइटेड मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी बात अगर आप करो तो यूनाइटेड मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ होते थे और बाकी मालवा और दूसरी बेल्ट में बीजेपी का प्रेजेंस होता था और आदिवासियों का कांग्रेस के साथ होने की वजह से उनकी सरकारें मध्य प्रदेश में बनती रही। तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार अब कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को अपनी तरफ किया जाए, लेकिन इस मुद्दे ने जो है ऐसा लगता है क्योंकि आजकल जो पेनिट्रेशन है इस तरह की चीजों का, अब वो पुराना दौर नहीं रहा। व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर मोबाइल फोन में ये वीडियो चला गया है और एक आदिवासी व्यक्ति को ये जरूर हीन भावना हुई होगी और जो हम लोगों से बात हुई कि बुरा भी लगा है कि ऐसे कैसे कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है।
तो मध्य प्रदेश में आदिवासी बीजेपी की चुनावी रणनीति के सेंटर पॉइंट में है और इसीलिए सीधी वाली घटना पार्टी के लिए सेटबैक जैसा है। शुक्रिया हेमेंद्र शर्मा। और अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 12 जुलाई से टीम इंडिया के वेस्ट इंडीज़ दौरे का आगाज़ हो रहा है। पिछले दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हुई वेस्ट इंडीज़ के साथ इंडिया को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। वनडे और टेस्ट टीमों का ऐलान पहले ही हो चुका था। इंडियन सीनियर मेंस टीम के लिए नवेले चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने कल T20 टीम का अनाउंसमेंट कर दिया। हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान होंगे, जबकि सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाया गया है। चोट से उभरे संजू सैमसन की वनडे के बाद T20 टीम में भी वापसी हुई है। यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा और मुकेश कुमार जैसे युवा चेहरों को भी पहली बार T20 टीम में जगह मिली है। वहीं उमरान मलिक और आवेश खान जैसे नाम भी शामिल हैं। तो इन खिलाड़ियों के चयन पर हमारे सहयोगी कुमार केशव ने बात की है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से। सुनिए उनकी बातचीत। इकबाल, टेस्ट टीम में 2 नाम थे, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, है ना, जो आईपीएल की परफॉर्मेंस के आधार पे टीम में आए थे। लेकिन T20 टीम में यशस्वी जायसवाल तो हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। वहीं तिलक वर्मा को भी मौका मिला। तो कैसे आप इस पूरे सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, साफ तौर पर ये जो सिलेक्शन है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। इसमें सीनियर्स को एक बार फिर से मौका नहीं मिला है। चाहे आप विराट की बात करें, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करें, या इवन फॉर दैट मैटर शमी हो, अश्विन हो, ये लोग अब बाहर हैं। इसका मतलब ये है कि अब T20 फॉर्मेट में कम से कम टीम इंडिया जो है वो युवा खिलाड़ियों के साथ जाना चाहती है, और ये सिलेक्शन अच्छा है। मुझे लगता है केशव की ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन न होना एक जरूर थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आईपीएल उनका बहुत अच्छा गुजरा था। लेकिन यशस्वी जायसवाल का इंक्लूजन बहुत अच्छा है। तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल की अगर हम बात करें तो बहुत इकलौते ऐसे बल्लेबाज नजर आ रहे थे जो मुंबई की तरफ से बढ़िया खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उनको उनका परिणाम मिला है कि आईपीएल में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, अच्छा रन किया। जहां तक ऋतुराज का सवाल है, मुझे लगता है कि टीम कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखते हुए शायद जो है उनको जगह नहीं मिल पाई केशव, क्योंकि इस टीम को जब आप देखते हैं तो शुभमन गिल वहां पर हैं, यशस्वी जायसवाल 2 आपके ओपनर, तीसरे ओपनर के रूप में आपके पास ईशान किशन भी हैं। तो ऑलरेडी आपके पास 3 ओपनिंग ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में चौथा ओपनर को लेना ये शायद सेलेक्टर्स ने ठीक नहीं समझा होगा, और हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि उनके पास उम्र है, एज है, और उनको आगे आने वाले उनको मौका मिलेगा। देखिए, रिंकू सिंह ने भी आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 150 के लगभग स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। आई थिंक 43 के करीब उनकी एवरेज रही, और पूरा धमाकेदार उनका पूरा आईपीएल गुजरा। और सभी मान रहे थे कि शायद जब अब अगली बार भारतीय T20 टीम का चयन होगा तो रिंकू सिंह का भी नाम होगा। लेकिन वही है कि विकल्प जो है बहुत ज्यादा है, और जो आपके पास स्लॉट है, जगह है, वो कम है। तो शायद मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको इंतजार करना होगा। और देखिए, रोटेशन पॉलिसी आजकल है केशव, तो रोटेशन में जरूर कभी ना कभी इनको मौका मिलेगा। लेकिन जहां तक इस इंडियन टीम को ओवरऑल मैं देखता हूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये टीम अब एक नई दिशा में जा रही है, नई टीम के साथ, युवा खिलाड़ियों के साथ इनको ग्रूम करना चाह रही है। आईपीएल के वक्त जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे आईपीएल की टेंटें, तो इन 2 खिलाड़ियों का नाम हमने भी बहुत प्रमुखता से लिया था इकबाल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा वगैरह का। गेंदबाजी पे आते हैं थोड़ा, वहां भी कुछ नए नाम, बहुत अनुभवहीन एक तरीके से आप देखें तो गेंदबाजी वहां दिखती है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर जो है वो आपके अर्शदीप सिंह ही है। मुझे आवेश खान का नाम वहां देखकर थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि आईपीएल उनका बहुत बढ़िया गया नहीं था उस हिसाब से। आप बताएं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आवेश खान का सिलेक्शन थोड़ा सा जो है वो सरप्राइज करता है, और बेहतर ये होता कि किसी और खिलाड़ी को वहां पर मौका मिलता। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शायद ये टीम एक नई दिशा में जाना चाहती है, मुकेश कुमार वहां पर हैं, उमरान मलिक हैं। देखिए, उमरान ने भी कुछ किया नहीं था आईपीएल में, लेकिन वो हैं। तो शायद देखिए, आईपीएल को सिर्फ पैमाना नहीं माना गया है। इस आईपीएल 2023 को सिर्फ पैमाना नहीं माना गया, या प्रदर्शन को पैमाना। अर्शदीप का भी कोई खास आईपीएल नहीं रहा था। तो ये तमाम जो बॉलर्स हैं
वो क्योंकि इंडिया के सेलेक्टर्स को ये दिखता है कि यही वो बॉलर्स हैं जिनके साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इन्हीं को वो मौका दे रहे हैं और इन्हीं के साथ जाना चाहते हैं। मुकेश कुमार मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंक्लूजन है, क्योंकि हम बार बार मुकेश कुमार का जिक्र करते रहे हैं केशव कि ये ऐसा खिलाड़ी है जो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है खेलने के लिए, और उनको तीनों फॉर्मेट में चुना गया है। ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, एक चीज ये है कि इस बॉलिंग अटैक में हो सकता है अगर मोहम्मद सिराज को रोटेशन के तहत आराम न दिया जाता तो शायद आप आवेश खान का नाम वहां न देखते, क्योंकि सिराज अवेलेबल नहीं है इस सीरीज T20 सीरीज में, उनको आराम दिया गया है, इसलिए शायद चयनकर्ताओं ने सोचा कि चलिए आवेश को लेकर के चलते हैं। वरना बहुत ज्यादा इसमें भी सरप्राइज नहीं है कि सिलेक्टर्स ने क्या गेंदबाजी चुनी है। हाँ, एक चीज जो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज करता है केशव कि भारत 4 स्पिनर के साथ वेस्ट इंडीज गया है। 4 स्पिनर्स की जरूरत क्या थी वहां, ये थोड़ा सा जरूर मुझे सरप्राइज कर रहा है। तो केशव और इकबाल आज तक रेडियो पर क्रिकेट का एक स्पेशल पॉडकास्ट बल्ला बोल भी लेकर आते हैं। क्रिकेट में अगर आपकी ज़रा भी दिलचस्पी हो तो इसे ज़रूर सुना कीजिए, और कुछ पूछना बताना हो तो मेल लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अब न्यूज़पेपर्स के पन्ने खरखराने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही है। सूरज कुमार लेकर आ गए हैं आज के अखबार। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार हम सबसे पहले खोल रखे हैं। कल दोनों पवार का पावर शो चला है, और उस पावर शो में अजीत पवार ने कहा है नाउ इट्स माय टर्न। चाचा पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे। 53 MLA हैं एनसीपी के महाराष्ट्र में, 32 अजीत पवार के पास है, 15 शरद पवार के पास, 6 MLA अभी तक अननोन है कि वो किसके साथ जाएंगे। एक बवाल शिंदे गुट में भी मचा है कि साहब अजीत पवार का खेमा आ गया है, कहीं वो हम पे भारी ना पड़ जाए। लेकिन शिंदे ने अपने MLA को ये आश्वस्त किया है इस बात पर कि देखो भाई, CM जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो तो हम ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो केंद्र में आप पद मांग रहे थे, क्या जो राज्य में आप पद मांग रहे थे, क्या वो अब भी आपको मिलेंगे, या फिर वो अब बंटवारा होना शुरू होगा कि एनसीपी के कुछ नेताओं को पद दिए जाएंगे, शिंदे के नेताओं को कुछ पद दिए जाएंगे, और खैर बीजेपी तो है ही। और पाइनियर अखबार ये बता रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में गहमा गहमी बढ़ गई है, क्योंकि कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बाद जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मिलने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों का वरिष्ठ तांता लगा हुआ है, और मांग हो रही है कि हमें ना हटाएं, या अगर हमें हटाएं भी तो फलाना विभाग दे दें। तो एक तरह से बार्गेनिंग जो है वो शुरू हो गई है। और दोस्त, जहाँ बार्गेनिंग नहीं होता ना, वहाँ कई जगहों पे गोलियां चल जाती हैं। और वही कल हुआ 30 हज़ारी अदालत में, यही दिल्ली में 2 लोगों के बीच हो गई, 2 वकीलों के बीच हो गई बहस। एक बोले हम शेर, दूसरा बोले हम सवा शेर। अब बात इतनी बढ़ गई कि पिस्टल निकाला और धाएं, भगदड़ मची। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जांच कर रहा है, कोई हताहत नहीं है, और जो इसका आरोपी है उसको सजा दी जाएगी। जी, और कई दिनों से ये खबरें सुनने को मिल रही थी कि मोदी सरकार के कैबिनेट में बहुत जल्द ही रीशफल होने वाला है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए और बाकी के जो राज्य के चुनाव हैं उसको देखते हुए। और इसकी तारीख क्या थी ये अभी तय नहीं था, लेकिन अभी द एशियन एज अखबार पर मैं पढ़ रही हूँ कि ये जो रीशफल है वो जुलाई के 2nd वीक में, दूसरे हफ्ते में हो सकता है। कारण ये बताए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 3 राज्यों के ऑफिशियल विजिट पर हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, और वो जुलाई 3 से 7 तक इन 3 राज्यों में रहेंगी। और पीएम नरेंद्र मोदी भी जुलाई 7 से 8 के बीच जो है वो 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स का उनको शिलान्यास करना है। तो इन दोनों के आने के बाद ही कैबिनेट रीशफल होगा। और दूसरी बात ये कि पीएम मोदी ने जो कैबिनेट मीटिंग रखी थी वेंसडे को, उसमें यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जो थे वो शामिल नहीं थे, और ये तब हुआ था जब एक दिन पहले ही उनको तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ऑफिशियल रीज़न तो हालांकि नहीं दिया गया है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अखबार लिखता है कि इससे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जो रीशफल होगा उसमें जी किशन रेड्डी को हटाया जा सकता है। जी खुशबू, और एक तस्वीर है हिंदुस्तान अखबार में, एक ट्रक है, उसके ऊपर जो चंद्रयान 3 का जो पार्ट्स है वो जा रहा है, इसके बाद एक जगह जाके वो असेंबल होगा। इस तस्वीर को देखकर मुझे वो तस्वीर याद आ गई जब APJ अब्दुल कलाम एक साइकिल पे पहले रॉकेट लॉन्चिंग के लिए अपने पार्ट्स लेके जा रहे होते हैं, और कैसे वो पहला
रॉकेट लॉन्च होता है। विक्रम साराभाई भी उस दौरान मौजूद रहते हैं, होमी भाभा उस दौरान मौजूद रहते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण था उस वक्त, और उस लॉन्च से करीब हम लोग 60 साल बाद यहाँ खड़े हैं और चंद्रयान 3 चांद पे हम लोग अपना जो सैटेलाइट है वो भेज रहे हैं। एक हिंदुस्तान में खबर है गर्मी को लेकर। गर्मी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हवा में नमी और घटेगी ना तो जो तपिश है, करकराती चिलचिलाती धूप, वो बहुत सताने वाली है दोस्त। 17.18 डिग्री दर्ज हुआ है दुनिया का औसत तापमान। 16.92 डिग्री रहा था पारा अगस्त 2016 में, उसके बाद सबसे ज़्यादा है। तो गर्मी तो गर्मी महाराज, बारिश भी स्थिति जो है वो ख़राब किए हुआ है। नवभारत टाइम्स में आपको 4 तस्वीर नज़र आती हैं, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, गड्ढे ही गड्ढे। इतना बड़ा गड्ढा हो गया है बारिश के कारण सड़कों पे कि 10-12 गाड़ियां समा जाएं, 20-30 आदमी तो समा ही सकते हैं। 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया। बताइए, दिल्ली के जनकपुरी सड़क का ये हाल है, ये अपनी राजधानी, उसकी स्थिति है। अब सड़क सेफ नहीं है, सरकार कह रही है आपका डेटा ही सेफ हो जाए। कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट मंजूर किया है डेटा बिल को लेके। मॉनसून सत्र में वो बिल पेश होने वाला है। अब ये डेटा क्या कहती है वो जल्दी जान लेते हैं। पहले तो डेटा को सिर्फ तभी तक स्टोर किया जाना चाहिए जब तक उसका मकसद पूरा ना हो। दूसरा ये कि डेटा के प्रयोग को लेकर कंपनियों के लिए और कड़े कानून तैयार किए जाएंगे। तीसरा, जो कंपनियां डेटा ब्रीच रोकने में नाकाम रहेंगी उन पर सख्त कदम उठाए भी जाएंगे। तो ये मोटा मोटी 3 पॉइंटर्स हैं जो डेटा बिल में होंगे। और हरियाणा में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने वाली है। गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ जमीन में ये विकसित होगा। 7 दिन में औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश हैं और उसके बाद फिर शुरू हो जाओ काम पे। और एनआईए की एक रिपोर्ट आई है ड्रग्स को लेके, उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में ड्रग्स सिंडिकेट एक्टिव है। इटली, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के माफिया इन राज्यों में 5 ड्रग रिफाइनरी चला रहे। अब विदेशी खबरों पे आते हैं। अमेरिका का एक बयान आता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को कोई रोक सकता है तो वो है भारत। तो भारत को इसमें और आगे बढ़कर काम करना चाहिए, जो कि बहुत महीनों से हम लोग सुन रहे हैं इस तरह के बयान को, लेकिन युद्ध अभी तक रुका नहीं है। हालांकि भारत लगातार अपील जरूर करता है कि बात से मसले को हल करें, ना कि युद्ध से। इसके अलावा मैं देख रहा था कि अमेरिका के लुइसियाना में मास शूटिंग हुई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 बच्चे समेत 6 लोग घायल हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में अज्ञात हमलावर कोई घुसा और फिर फायरिंग शुरू कर दी। और गाजा पट्टी जो है फिलिस्तीन के बगल में, वहां पर दूसरे दिन इजरायली अटैक हुआ है। 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, 100 लोग घायल हैं। पीछे इजरायली सेना हट रही है पर वेस्ट बैंक पर वो जवाबी हमला कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, आज के अखबारों से हमें अपडेट करने के लिए। और अब आज 6 जुलाई की तारीख को इतिहास में क्यों याद किया जाता है वो भी जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दादा भाई नौरोजी ने आज ही के दिन 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था। तो इसी के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले वे पहले भारतीय थे। 1954 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला बैरिस्टर कार्नेलिया सोराबजी का निधन हुआ था। 1946 में अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का जन्म हुआ। 1928 में पहली फुल लेंथ बोलती फिल्म लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ। तो इसी के साथ पॉडकास्ट आज का दिन को विराम देने का वक्त आ गया है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिज़ाइन नितिन रावत का है। खुशबू कुमार के साथ थे आप। इसके बाद 10 बजे का न्यूज़ बुलेटिन भी आप सुनिएगा। नमस्कार।